Hello, dear students. This is chapter 10 New Empires and Kingdoms, and this chapter will be the last chapter of your history book. Okay, first chapter to seventh chapter we have done. Okay, and it will be the last chapter. So there will be total 8 chapter of your history in this session will be done. Okay. So chapter 10 New Empires and Kingdoms. So it is a very important chapter. So I have taken it. Okay. And some of the chapters were not important for you. So I have not taken it. Okay. So we will complete this chapter. Okay. So in this chapter we will study about the new empires and the kingdoms. ओके फर्स्टली हम लोगों ने आप याद करिए चैप्टर 6 और 7 की में हम लोगों ने क्या समझा था। चैप्टर 6 में महाजनपद, फिर इसके बाद एम्परर्स के बारे में पढ़ा था, अशोक के बारे में, राइट। और यहाँ पर हम एम्पायर्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बड़े साम्राज्य यानी जहाँ पर एक बड़ा बड़ा साम्राज्य होगा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य होगा और कौन कौन से किंगडम्स, कौन कौन से राज्य आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो बॉय दिख रहा है ना, इसका नेम क्या है, अरविंद है। और ये एक प्ले कर रहा है, ठीक है ना, जिसमें समुद्रगुप्त का रोल प्ले करेगा ये, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त का रोल प्ले करेगा ये, तो समुद्रगुप्त के अंदर समुद्रगुप्त की जैसी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारा कुछ इसके द्वारा प्ले किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि समुद्रगुप्त कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप धैर्य बना के रखिए, है ना, पेशेंस में रहिए और बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को सुनते आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके लिए आगे चल के भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आपको दिख रहा होगा इसमें, प्रशस्ति, ठीक है ना। तो प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति के बारे में मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ और आपने अगर नहीं समझा है तो फिर से यहाँ समझ लीजिए। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी एक व्यक्ति के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम कुछ उसकी प्रेस में कुछ बातें लिख रहे हैं तो वो प्रशंसा होता था, ठीक है ना। तो उसे उसे हम प्रशस्ति कहते थे। जैसे किसी राजा के बारे में अगर हम कोई बातें नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो राजा के बारे में कोई व्यक्ति नोट करेगा तो कैसी बातें नोट करेगा, अच्छी अच्छी बातें ही नोट करेगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी नोट किया जाता था ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग प्रशस्ति बोलते थे, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रशस्ति बोलते थे, ठीक है। तो कुछ पुराने हमें हिस्टोरियंस के द्वारा हमें कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं, प्रशस्तीज मिली हैं। उन प्रशस्तीज में किन किन राजाओं के बारे में क्या क्या दिया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त। अभी मैंने जो बॉय दिखाया आपको वो अरविंद था और वो क्या कर रहा था, समुद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा था एक प्ले में, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त है कौन, समुद्रगुप्त अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नॉन एज द गुप्ता। अब ध्यान दीजिएगा, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, मौर्य डायनेस्टी पढ़ा था ना। मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था आपने। मौर्य डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। उसका बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में पढ़ा, ठीक है, मगध मगध में। इसके बाद जब अशोक ने क्या कहा था, अशोक ने कहा था कि मैं जो कलिंग वॉर है ना, दैट विल बी ए लास्ट वॉर, वो क्या होगा, लास्ट वॉर होगा, इसके बाद कोई युद्ध नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि धीरे धीरे मौर्य डायनेस्टी फिनिश हो जाती है और मौर्य डायनेस्टी के बाद शक डायनेस्टी आती है। कौन सी डायनेस्टी आती है, शक डायनेस्टी आती है, कुषाण डायनेस्टी आती है, याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है ना, क्योंकि बुक में बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ है। शक डायनेस्टी आती है, शक डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी और शक डायनेस्टी के फिनिश होने के बाद ही फिर से एक डायनेस्टी, हमें एक नई डायनेस्टी मिलती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। क्या नाम है, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है ना। गुप्त डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, गुप्त राजवंश। तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था, हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो आपको गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त है। नाम इनका नोट कर लीजिए क्योंकि बुक में कहीं दिया नहीं है। श्रीगुप्त मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त। अच्छा, शक डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जाने रहिए कि शक डायनेस्टी भी होती है, शक डायनेस्टी के भी कुछ राजा हुए होंगे, ठीक है ना, और कुषाण डायनेस्टी के भी कुछ राजा हुए होंगे। कुषाण डायनेस्टी का सबसे फेमस राजा कौन था, कनिष्क था। क्या नाम था, कनिष्क, ठीक है। इसके बाद जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो गुप्ता डायनेस्टी, जिसके बारे में बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो मैंने फाउंडर आपको बता दिया, श्रीगुप्त। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। श्रीगुप्त ने क्या किया, गुप्त डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है, एक तरह से यही कह सकते हैं आप। इसके बाद श्रीगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच,
श्रीगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में भी आप नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त पहले हो गए, इसके बाद हो गए घटोत्कच। ठीक है ना, घटोत्कच नाम नोट कर लेंगे ना, घटोत्कच। ठीक है, हिंदी में नोट कर लीजिए, बाद में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, घटोत्कच। तो घटोत्कच के जो पुत्र थे, घटोत्कच के जो पुत्र थे, उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कौन से चंद्रगुप्त हैं? चंद्रगुप्त मौर्य तो हम पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के हैं, इनके बारे में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाम एक ही है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जैसे एक ही नाम के कई बच्चे हो जाते हैं, है ना। जैसे एक गर्ल का नाम अंजलि है, तो क्या कई बच्चों का नाम अंजलि नहीं हो सकता है? 2-3 बच्चों का नाम होता है ना। एक का नाम सोहन है, तो कई बच्चों का नाम भी सोहन हो सकता है। 2-3 बच्चों का नाम भी सोहन, राम ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य थे, और गुप्ता डायनेस्टी में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की। इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट कहा गया। क्यों फर्स्ट कहा गया? क्योंकि जैसे एक क्लास में होते हैं ना, एक क्लास में जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनको हम लोग किसी को फर्स्ट कह देते हैं कि, है ना। जैसे नीरज के नाम से एक बच्चा है तो नीरज फर्स्ट, नीरज नाम से 2 बच्चे हैं तो नीरज सेकेंड। ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए। तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी, इस गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त नाम से 2 व्यक्ति होंगे अभी आगे। ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद भी चंद्रगुप्त आए होंगे। ठीक है ना, तो उसका नाम चंद्रगुप्त सेकेंड पड़ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो याद रखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, यही सबसे पावरफुल शासक थे। और गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त डायनेस्टी है, इस साम्राज्य के जो असली संस्थापक के रूप में जाने गए, कि जिन्होंने इस सम्राट के रूप में, है ना, एम्परर के रूप में जो शासन किए, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ना, वो क्या है? गुप्ता डायनेस्टी के क्या है? एम्परर हैं। ठीक है ना, एम्परर, शासक। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो श्रीगुप्त हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो श्रीगुप्त हैं वो कौन है? तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के केवल फाउंडर रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने केवल गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया है। ठीक है ना, गुप्त वंश की नींव डाली थी। जबकि जो इनके पुत्र थे, वो, उनका नाम क्या था? घटोत्कच नाम था। इनके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में कुछ कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए इसको, और थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश करिए। ठीक है, जो श्रीगुप्त थे, ठीक है ना, ये कहाँ काम करते थे? यानी इनके जो बेटे थे घटोत्कच, ये कहाँ काम करते थे? ये काम करते थे शक डायनेस्टी के अंडर में। किस डायनेस्टी के अंडर में? शक डायनेस्टी। यानी उस समय, जिस समय अशोक का शासन फिनिश हो गया था, ठीक है ना, यानी मौर्य डायनेस्टी फिनिश हो गई थी, उसके बाद शकों का राजवंश आ जाता है। तो शकों के अंडर में काम कौन कर रहा था? यही घटोत्कच कर रहे थे। कौन कर रहा था? घटोत्कच काम कर रहे थे, सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। तो एक बार हुआ क्या था कि कि, जो शक डायनेस्टी है, वो क्या बनना चाहती है? जो शक डायनेस्टी है वो क्या बनना चाहती है? वो क्षत्रिय बनना चाहती है। जो शक डायनेस्टी है वो क्या बनना चाहती है? वो क्षत्रिय बनना चाहती है। ठीक है, तो क्षत्रिय बनने की लालच में उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर दबाव डाला। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर क्या कहा? ब्राह्मणों से कहा कि भाई आप हमें क्षत्रियों का दर्जा दीजिए। ठीक है ना, तो बहुत सारे ब्राह्मण क्या हुए? तैयार नहीं हुए। जब बहुत सारे ब्राह्मण तैयार नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाला जाता है। तो क्या होता है, ऐसे में गुस्से में आकर जो इनके सेनापति घटोत्कच होते हैं शक के, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 व्यक्ति, जो आप उनका नाम नोट कर लीजिए, जैसे कर्ण है, सुकर्ण है। तो कर्ण और सुकर्ण ये शक डायनेस्टी के मेंबर थे, और इन दोनों व्यक्तियों की हत्या कौन कर देता है? इनका मर्डर कौन कर देता है? इनको मार कौन डालता है? घटोत्कच मार डालते हैं। अच्छा, घटोत्कच ने क्या किया? शकों के मंत्रियों को मार डाला ना, कर्ण को और सुकर्ण को, है ना, कर्ण सुकर्ण को मार डाला। तो इसकी वजह से क्या हो गया? वो विरोधी हो गए। किसके विरोधी हो गए? शकों के विरोधी हो गए। यानी शकों के राजवंश में ही काम करते थे और शकों के ही विरोधी हो गए। इसका मतलब ये था कि शकों के द्वारा फिर क्या किया गया? इनको भगाया जाने लगा। ठीक है, तो घटोत्कच ने क्या किया? घटोत्कच भागे, है ना, घटोत्कच भागे, और भागकर कहाँ गए? घटोत्कच भागकर कहाँ गए? इनको एक आपने पढ़ा होगा लिच्छवी एक क्या था? गण, जिनको आपने महाजनपदों के समय में पढ़ा था कि लिच्छवी गण में जब गए, तो लिच्छव गण में इनको शरण मिलती है। तो लिच्छव गण के जो राजा थे, उन्होंने एक बात शर्त रख दिया। उन्होंने एक शर्त रखा, ये उन्होंने एक कंडीशन रखा कि हमारी जो एक पुत्री है, यानी हमारी जो एक बच्ची है, उसका विवाह, उसका जो मैरिज होगा ना, वो आपके बेटे के साथ
होगा, ठीक है ना। तो घटोत्कच ने क्या किया, ऐसी परिस्थिति में क्या किया, मान भी गए। और घटोत्कच के बेटे का क्या नाम था, यही चंद्रगुप्त फर्स्ट नाम था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह होता है किससे, कुमार देवी से, ठीक है ना, कुमारा देवी या कुमार देवी से विवाह होता है। और ये कुमार कौन है, ये इसी लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य की, या आप कह सकते हैं कि लिच्छवी गण की क्या थी, बेटी थी। तो ये याद रखिएगा, अभी आपकी बुक में आपको मिलेगा कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम है, तो कुमार देवी नाम है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का क्या नाम है, कुमार देवी नाम है। आप लोग इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे हैं, इनका नाम पड़ता है समुद्रगुप्त। याद समझ में आ गया ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको समुद्रगुप्त बताया था कि समुद्रगुप्त कौन है। तो आप याद रखिए, समुद्रगुप्त के फादर का नाम क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और समुद्रगुप्त की मदर का नाम क्या हो जाएगा, कुमार देवी हो जाएगा, ठीक है, कुमार देवी नाम हो जाएगा, कुमार देवी। और कुमारा देवी किस गण से बिलोंग करती हैं, लिच्छवी गण से, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के फादर कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के फादर क्या हो जाएंगे, घटोत्कच हो जाएंगे, ठीक है ना। और घटोत्कच के फादर कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको एक सीरीज बता दिया। आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त डायनेस्टी की नींव रखने वाले कौन थे, श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त नाम है इनका, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र कौन थे, घटोत्कच थे। कौन थे, घटोत्कच थे। घटोत्कच के बेटे का नाम क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे का नाम क्या है, समुद्रगुप्त। क्या नाम है, समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो वाइफ है उनका नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी, ठीक है ना। कुमार देवी किससे बिलोंग करती हैं, किस डायनेस्टी से, लिच्छवी गण से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री है, आप लोग थोड़ा सा इसको याद एक दो बार रिवाइंड करके समझ लेंगे, ठीक है ना, सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो घटोत्कच ने विरोध किससे किया था, शकों से विरोध किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब गुप्ता डायनेस्टी आगे बढ़ेगी तो इस शकों से इनका युद्ध होता रहेगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त डायनेस्टी के बाद समुद्रगुप्त भी शकों को हराते हैं। और शकों के बाद भी समुद्रगुप्त के बाद भी जो समुद्रगुप्त के बेटे हैं, आप याद रखिए, मैं एक फिर से आप लोग एक थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा लीजिए। इस समुद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य। इनके दो नाम है, चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं और विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड किसके बच्चे हैं, समुद्रगुप्त के, ठीक है ना। समुद्रगुप्त किसके बच्चे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के, ठीक है। तो इस तरह से आप इन नामों की जो जेनोलॉजी है, ये जेनोलॉजी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा, शकों को अंतिम रूप से पराजित कौन करता है, यही करते हैं विक्रमादित्य। यानी शक क्या थे, शुरू से ही दुश्मन थे, है ना, शुरू से ही दुश्मन थे, है ना। तो इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शकों को पूर्णतः पराजित किसने किया, है ना, कौन सा एक ऐसा गुप्ता डायनेस्टी का ऐसा कौन सा राजा था जिसने शकों को अंतिम तरीके से पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, तो विक्रमादित्य लास्ट में आते हैं, ठीक है ना, विक्रमादित्य। तो इस तरह से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता चल गया है, समुद्रगुप्त किसके बेटे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख लेनी है, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा आपको जेनोलॉजी बता दी। आपकी बुक में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को बार बार याद कर लेंगे ना, दो तीन बार थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे ना, कि ये तो थोड़ा जेनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका बेटा है, फिर उसका बेटा कौन है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको मालूम हुई तो थोड़ा सा ईजी रहेगा आपका, ठीक है। और जो ये गुप्ता डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे अशोक का समय हमने पढ़ा था, तो अशोक का समय हमने लगभग 2500 ईयर्स एगो पढ़ा था, बहुत पुराना शासन, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो ये गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम लोग सीई में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, सीई में, यानी बीसी में नहीं है हम लोग। बीसी का मतलब होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बहुत पीछे, यहाँ सीई की बात करते हैं, यानी 240 ईयर्स के आसपास श्रीगुप्त का शासन आ जाता है। 240 से 280 के बीच में श्रीगुप्त का शासन आ जाता है, जो गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं, ठीक है। तो 240 है, फिर 300 है, फिर 400 है, यानी ईस्वी, यानी 300 ईस्वी, यानी 300 ईस्वी, जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं, या सीई में रिप्रेजेंट करते हैं, 300 सीई, ठीक है ना, 300 सीई, 350। तो इस तरह से अब हम लोग आगे जा रहे हैं, ईयर्स में अपने आगे जा रहे हैं हम लोग। बीसी में क्या होता है, बीसी में हम लोग जीरो के पीछे जाते हैं, पीछे की काउंटिंग की बात करते हैं। और सीई में हम जीरो के आगे की बात करते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझाया था बीसी और सीई के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रशस्ति के बारे में। कि प्रशस्ति, मैंने बताया था कि प्रशस्ति किसी भी राजा के बारे में जो एक बहुत अच्छी प्रेस लिखी होती है ना, वो प्रशस्ति में लिखी होती है, ठीक है ना, प्रशंसा।
तो देखेंगे प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस हमें क्या बताती है। तो अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज अ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा था। समुद्रगुप्त एक बहुत ही फेमस रूलर था, है ना, डायनेस्टी ऑफ ए गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी का बहुत ही फेमस रूलर था, ठीक है। वी नो अबाउट द समुद्रगुप्त फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, हमें जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, अभिलेख, जैसे अशोक ने अभिलेख करवाए थे, है ना, तो हमें उनसे मिलते हैं। इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोक पिलर एट इलाहाबाद, तो ये देखिए अशोक का नाम आ गया है ना यहाँ पर। तो इलाहाबाद में क्या है, इलाहाबाद में अशोक का एक पिलर है, ठीक है ना। अशोक ने अपने जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, पिलर्स में ही, पत्थरों पर ही तो कर्व करवा करवा के मैसेज लिखवाया था, ठीक है। तो अशोक का इलाहाबाद में एक पिलर है, ठीक है ना, वहां से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। वहां से किसकी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसके पिलर से, अशोक के पिलर से। क्यों, क्योंकि अशोक ने उसको बनवाया था, ठीक है ना। अशोक ने कई जगहों पर, एरिया पर मैसेजेस चारों तरफ पूरे भारत में अपने गड़वाए थे ना, कि अशोक का हृदय बदल गया है ना, हमें प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना, हमें बुराई नहीं करनी चाहिए किसी भी दूसरे रिलीजन की, ये सब चीजें अशोक ने बात किया था ना। तो उसने पूरे भारत में पिलर्स ऐसे करके गड़वाए हुए थे, ठीक है ना, कई जगह पर उसने लगवाया हुआ था। तो उसी अशोक पिलर से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे अशोक पिलर एट इलाहाबाद, ठीक है। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य बाय हरिसेन। और अच्छा, वहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, तो वो लिखा किसने था समुद्रगुप्त के बारे में, तो हरिसेन ने लिखा था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये हरिसेन। अभी इन्हीं के बारे में कई बार चर्चा होगी। हरिसेन कौन थे, ही वॉज द कोर्टियर ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी थे, ठीक है ना। ही वॉज द कोर्टियर ऑफ समुद्रगुप्त, तो हरिसेन कौन थे, उसके दरबारी थे। हु वॉज अ पोएट, एक कवि भी थे, ठीक है ना, एंड मिनिस्टर, और मिनिस्टर मंत्री भी थे, एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के क्या थे, दरबारी थे, मिनिस्टर थे और पोएट थे। कई सारे इनको पोस्ट मिली हुई थी। हरिसेन एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक फेमस पर्सन थे, और समुद्रगुप्त के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना, जिससे इनको काफ़ी पोस्ट मिली हुई थी जिस समय समुद्रगुप्त राजा था, ठीक है। तो दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नॉन एज अ प्रशस्ति, और यही इंस्क्रिप्शन किस नाम से जानी गई, प्रशस्ति के नाम से जानी गई। प्रशस्ति है क्या, थोड़ा सा संस्कृत वर्ड में आप समझ लीजिए, मीनिंग क्या होता है। प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है इन प्रेस ऑफ, यानी प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा में लिखी गई जो बातें होती हैं, दैट वर कॉल्ड अ प्रशस्ति। While प्रशस्ति were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, तो आप चैप्टर 9 में, यानी ये प्रशस्ति के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको वहाँ भी पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। सच एज गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, दे बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम ऑफ गुप्ता। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम भी आता है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है, दे बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइम ऑफ गुप्ता। गुप्ता के जब हम आगे बात करते हैं ना, गुप्ता डायनेस्टी के आगे लेटर गुप्ताज की बात करते हैं, गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं, यानी गुप्ता डायनेस्टी के बाद भी एक गुप्त काल चलता है, ठीक है ना, तो वो गुप्ता काल के आगे का काल हो गया। तो वहां पर हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भी मिलता है प्रशस्ति में, ठीक है। अब देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में है क्या रियल में, ठीक है ना। लेट अस सी व्हाट आर समुद्रगुप्त प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या होगा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा होगी। तो समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल्स अस, हमें बताती है, द पोएट प्रेज द किंग इन अ ग्लोइंग टर्म्स, यानी उस हरिसेन ने क्या किया था, बहुत बढ़ चढ़कर प्रशंसा किया था अपने अपने राजा की, अपने योद्धा की। कहा था कि समुद्रगुप्त क्या है, एज अ वॉरियर, एक योद्धा है, एज अ किंग, एक राजा है, एक ऐसे राजा हैं हु वन विक्ट्रीज इन द बैटल, जो युद्ध में हमेशा जीतते ही हैं। हु वॉज लर्नड, वो ऐसे राजा हैं समुद्रगुप्त, जो एक राजा है, वो योद्धा भी हैं, साथ ही साथ युद्ध में बहुत सारी विजय उन्होंने जीता है, साथ ही वॉज अ लर्नड, लर्नड का मतलब विद्वान भी हैं, एंड बेस्ट ऑफ पोएट्स, और बहुत अच्छे कवि भी हैं। यानी एक ऐसा राजा जिसके पास सारे गुण हैं। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के अंदर ये सारे गुण थे भी, ठीक है ना। ही इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए इक्वल टू द गॉड्स, और उनको एक भगवान की तरह, उनको एक भगवान के समान उनको माना गया है। भगवान के समान माना किसने, हरिसेन ने माना, ठीक है ना। अपनी प्रशंसा में उन्होंने, अपनी कवि में, अपनी कविताओं में, है ना, अपनी पोएम्स में इस तरह से हरिसेन की समुद्रगुप्त की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा किया गया। प्रशस्ति वॉज अ कंपोज इन ए वेरी लॉन्ग सेंटेंस, प्रशस्ति क्या था, एक बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी कंपोज की जाती थी। हेयर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, कुछ पार्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे ये पार्ट मिलेगा, समुद्रगुप्त द वॉरियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ये प्रशस्ति का ही पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रशस्ति। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है ना, एक्सप्लेन यू। तो ध्यान से समझिए कि किस तरह से प्रशस्ति लिखी होती है। देखिए लिखा क्या है, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कर्व्ड विद अ
plenteous beauty of mass of 100 scars caused by a battle axes, arrows, spikes, spears, है ना, barbed darts and swords, iron clubs, है ना, javelins and barbed arrows, लॉन्ग एरोज एंड मैनी अदर weapons। तो इस तरह से समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया। क्या बताया गया कि समुद्रगुप्त वो योद्धा है, एक ऐसी बॉडी है समुद्रगुप्त की, ठीक है ना, जो बहुत ही दिखने में चार्मिंग लगती है। बीइंग अ कर्व विद अ प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स। प्लेंटियस ब्यूटी का मतलब है पर्याप्त मात्रा में उसमें जितनी सुंदरता होनी चाहिए उतनी उससे ज़्यादा सुंदरता है। एंड मार्क्स ऑफ 100 ऑफ स्कार्स, अगर देखा जाए उसमें तो उसमें इतने सारे घाव बने हुए हैं उसकी बॉडी में, ठीक है ना, युद्ध के, ठीक है ना। बैटल एक्सेस, एरोज है ना, तीर के, स्पैक्स मतलब कील है, स्पीयर्स मतलब भाले है ना, डार्ट्स मतलब भी यही आपके भाले, बर्छी भी होता है, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, आयरन क्लब्स, इन सब से दिख रहा है। यानी समुद्रगुप्त की फोटो कैसे लग रही है, समुद्रगुप्त इस तरह से दिख रहा है कि सुंदर भी दिख रहा है, एक बहुत अच्छी बॉडी चार्मिंग भी दिख रही है, साथ ही साथ युद्ध में है ना खड़ा हुआ है ना, चारों तरफ जिसके तलवार है ना, बर्छी है, भाले हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर वो दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसी उसको प्रशंसा किया जा रहा है। लॉन्ग एरोज एंड मैनी अदर वीपन्स, जिसके पास कई सारे हथियार भी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इट इज़ अ प्रशस्ति ओनली, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई, किस तरह से समुद्रगुप्त दिखता है। If you look at a map 7, page 105, you will notice an area studied in the green. You will also find the series of red dots along with the east coast. देखिए इसमें रेड और ग्रीन से कुछ एरियाज हैं। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आप वहाँ इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ पर अपनी क्या क्या विजय की थी, ठीक है ना। And you will find areas marked in the purple and blue as well. This map is based on information provided in the प्रशस्ति, ठीक है ना। हरिसेन डिस्क्राइब्स द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स। हरिसेन ने 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स के बारे में बताया। एंड टेल अस, और बताया हमें अबाउट द समुद्रगुप्त पॉलिसीज के बारे में। समुद्रगुप्त पॉलिसीज के बारे में क्या बताया, टुवर्ड्स देम, जिनके बारे में नीचे दिया है। देखिए 4 पॉइंट्स उसने बताए हैं, ठीक है ना, कि 4 काइंड्स ऑफ रूलर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर, 4 प्रकार का एक शासक कैसा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर कह रहा है द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, यानी आर्यावर्त का शासक था। समुद्रगुप्त किसका शासक था, आर्यावर्त का शासक था, ठीक है। द एरिया स्टडीड इन अ ग्रीन ऑन द मैप। अब ये एरिया कहाँ पे, ग्रीन मैप में दिया गया है, देखिए ये देखिए, ठीक है। अब आप इसे समझिए कि समुद्रगुप्त इस ये वाला जो प्लेस है पूरा ग्रीन से मैप दिया गया है, इसको आर्यावर्त नाम दिया गया है। आज आपका बैंक भी एक आर्यावर्त बैंक भी चलता है, ठीक है ना, तो आप लोग वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं इसको। तो आर्यावर्त दिया गया है, तो इसको, इस एरिया को क्या कहा गया, आर्यावर्त। देखिए कन्नौज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कन्नौज, आज भी है कन्नौज आपका डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है ना। कन्नौज है, मथुरा है, प्रयाग यानी इलाहाबाद आपका, ठीक है ना, पाटलिपुत्र यानी बिहार वाला एरिया पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया था ना, इसको क्या बोला गया, आर्यावर्त। तो यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त ने यहाँ अपना सारा कब्जा कर लिया हुआ था, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट पे। तो अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, समुद्रगुप्त की पॉलिसी अगर एग्जाम में पूछी है आपकी, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त, तो ये देखिए, ये एक हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा, समुद्रगुप्त पॉलिसीज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिसी उसकी क्या थी, द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त का शासक, द एरिया स्टडीड, ये तो ठीक है, मैप हमने देख ही लिया। इसमें है क्या, इसमें ये बताया गया कि देयर वर 9 रूलर्स, इस आर्यावर्त में, इस एरिया में 9 शासक थे, 9 रूलर्स थे, हुवर अपरूटेड, जिनको उखाड़ कर फेंक दिया उसने। यानी युद्ध लड़ा और सारे 9 के 9 शासकों को हराकर समुद्रगुप्त उन पर शासन करने लगा। यानी पहले इस आर्यावर्त में 9 रूलर्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने क्या कर दिया, अपरूटेड, यानी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उनको, ठीक है ना। एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, और उनका सारा जो राज्य है वो समुद्रगुप्त के अंडर में आ गया। यानी वहाँ का शासक कौन हो गया, अब समुद्रगुप्त बन गया, यानी वहाँ का राज्य भी समुद्रगुप्त का ही हो गया, ठीक है। इस तरह से तो पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ कहाँ पे है, आगे इस मैप में बताएगा। दक्षिणापथ में कितने रूलर थे, 12 रूलर्स थे, ठीक है। अब आर्यावर्त में कितने रूलर्स थे, 9 रूलर्स थे। इन 9 रूलर्स को किसने हराया, समुद्रगुप्त ने हराया, ठीक है। दक्षिणापथ में कितने रूलर्स हैं, 12 रूलर्स हैं, ठीक है। इनको भी किसने हराया, समुद्रगुप्त ने हराया, ठीक है ना। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन मैप। रेड डॉट्स में अभी मैं आपको दिखाऊंगा रेड डॉट्स में कहाँ पे है। दे सरेंडर्ड, आप सुन लीजिए पहले क्या किया इन्होंने। दक्षिणापथ में जब गया, यानी साउथ में गया, जब समुद्रगुप्त जब साउथ में गया, तो इन 12 शासकों को, ये 12 रूलर्स को बुरी तरह से हराया, जिन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्त के सामने, ठीक है ना, आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया हम आपके सामने हम नहीं जीत सकते हैं, ठीक है।
समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड, है ना, और हारने के बाद क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने क्या किया, ही देन अलाउड देम रूल टू अगेन, समुद्रगुप्त ने उनको दान दे दिया कि ठीक है तुम लोग हार गए हो और आज से आप क्या करोगे, मेरी जो हुकूमत है उसको स्वीकार करोगे, ठीक है, मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ और आपको जो आपका राज्य है मैं वो वापस दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप यहीं के राजा रहेंगे लेकिन आप मेरे अंडर में काम करेंगे, ठीक है। यानी समुद्रगुप्त ने उनको हराने के बाद उनको जान से मारा नहीं, उनको छोड़ दिया, ठीक है ना, और कहा कि ठीक है आप अपने राज्य पर शासन करिए और मैं बाद में क्या करूँगा, जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको मेरे एरिया पे आना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए जो दक्षिणापथ वाला प्लेस है इसको भी देख लेते हैं, कहाँ पे है डॉट, तो ये देखिए ये वाला प्लेस समझ में आ रहा है ना आपको, ये दक्षिणापथ का प्लेस है, यानी ये पूरा आप देख रहे हैं एरिया, ये दक्षिणापथ कहा गया, जो किसके अंडर में आ गया, यानी आंध्र प्रदेश यानी तमिलनाडु वाला पूरा आप देख लीजिए, तमिलनाडु वाला एरिया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ तक कि थोड़ा सा बंगाल वाला भी एरिया, पूरे एरिया पर इधर कब्जा किया हुआ था समुद्रगुप्त ने, ठीक है, इसी को दक्षिणापथ कहा गया है, ठीक है, जहाँ पर 12 रूलर्स थे। थर्ड पॉइंट देखते हैं समुद्रगुप्त की पॉलिसी का, द इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग द असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, यानी यहाँ पर भी इसने कब्जा कर लिया। इनर सर्किल नेबरिंग स्टेट्स कौन से, इंक्लूडिंग असम, असम समझते हैं ना आप कहाँ पे है, असम आपका ये हो गया, ये पूरा एरिया आपका असम, यानी उस समय पर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये सब नहीं बटा हुआ था, ठीक है ना, ये पूरा आपका असम वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये बंगाल हो गया, ये नेपाल हो गया, यहाँ पर भी, और ये पूरा जो आपने देख रहे हैं ना ये इनर स्टेट कहा गया, ये क्या कहा गया, इनर स्टेट, यहाँ पर भी समुद्रगुप्त का पूरा कब्जा था, आप देख रहे हैं ना भारत के बाहर तक भी समुद्रगुप्त का पूरा कब्जा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पिंक कलर से दिया गया है, तो है ना, तो नेपाल एंड नंबर ऑफ गन संघ इन द नॉर्थ वेस्ट भी मैंने आपको दिखाया कि नॉर्थ और वेस्ट में मार्क्ड इन अ पर्पल ऑन द मैप, यानी पर्पल कलर जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ समुद्रगुप्त का कब्जा है, ठीक है। दे ब्रॉड द ट्रिब्यूट, यानी यहाँ तक के लोग क्या लाते थे, समुद्रगुप्त के लिए उपहार गिफ्ट लाते थे, यानी जहाँ जहाँ पर पिंक कलर दिया गया है ना, और तो यहाँ के जो लोग हैं वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट लाते थे, यानी ट्रिब्यूट का मतलब गिफ्ट, उपहार, सम्मान, ठीक है ना। फॉलोड हिज ऑर्डर, समुद्रगुप्त की आदेश का पालन करते थे, यानी समुद्रगुप्त का प्रभाव आप देखिए कितना बड़ा है, यानी भारत से बाहर भी, आज हम भारत का एरिया हमें दिखता है कि भारत है वो उधर, उसके उधर पाकिस्तान है, लेकिन पहले पूरा हिंदुस्तान एरिया था, ठीक है ना। एंड अटेंड हिज कोर्ट, और उसके दरबार में क्या करते थे, सम्मिलित होते, जब भी दरबार लगता था ये लोग आते थे। द रूलर्स ऑफ आउटलेइंग एरियाज मार्क्ड इन अ ब्लू ऑन द मैप, अभी अभी मैं आपको ब्लू वाला एरिया भी दिखाऊंगा इंडिया में। परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुषाण, कुषाण के वो पूर्वज रहे हैं, जहाँ पर कुषाण के पूर्वज रहे हैं, जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर डिसेंडेंट्स ऑफ द कुषाण एंड शक, कुषाण और शक के बारे में मैंने बताया है ना, तो डिसेंडेंट्स का मतलब होता है पूर्वज, तो कुषाण और शक के जो जो भी पूर्वज थे ना, वहाँ पर भी ब्लू कलर दिया गया है कि वहाँ तक भी समुद्रगुप्त का कब्जा था, ठीक है ना। एंड रूलर्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का भी शासक जो है समुद्रगुप्त के अंडर में था, हु सबमिटेड हिम, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, एंड ऑफर्ड द डॉटर्स इन मैरिज, यहाँ तक कि अपनी जो ऑफर किया समुद्रगुप्त को कि आप हमारी जो बच्चियाँ हैं, पुत्रियाँ हैं, हमारी जो डॉटर हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए समुद्रगुप्त से, ठीक है ना, समुद्रगुप्त को ऑफर दिया, ठीक है, इतना पावरफुल शासक हो गया। ये देखिए ब्लू कलर से दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैप थोड़ा सा याद रखिएगा, इस मैप के बारे में थोड़ा सा आप लोग स्टडी मैं आपको करा देता हूँ, इस मैप के बारे में थोड़ा सा मैं स्टडी करा देता हूँ आपको, क्योंकि आगे देखिए, देखिए ये थानेश्वर है, नाम याद रखिएगा थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ पे है याद रखिएगा, ये हरियाणा में है। आज अगर पूछा जाए थानेश्वर कहाँ पे है, हरियाणा में। अभी एक नाम आएगा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का नाम आएगा, तो राजा जो हर्षवर्धन होंगे वो थानेश्वर के राजा बनेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ फिर थानेश्वर से फिर वो कन्नौज आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कन्नौज, कन्नौज पर भी कब्जा कर लेंगे। कन्नौज कहाँ पर है, ये कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है ना, कन्नौज। और ये देखिए प्रयाग, ठीक है ना, पाटलिपुत्र नालंदा का नाम आप जान ही रहे हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, बल्लभी गुजरात में है। सातवाहन का नाम अभी सामने आएगा, सातवाहन देखिए महाराष्ट्र में है, दक्षिणापथ में इसका स्वामी कहा जाता था इनको, यानी साउथ का इनको स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आता था ना, सबसे पहले उनको सातवाहनों से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है जहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहीं पर सातवाहनों का शासन था, ठीक है। कुछ नाम और भी देख लीजिए इधर नीचे, अमरावती जो आंध्र प्रदेश की आज एक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, अमरावती, ठीक है। अहोल का नाम अभी आएगा, अहोल क्या है, अहोल वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। अभी एक डायनेस्टी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है ना, कर्नाटक के आसपास वाला ये जो एरिया है, कर्नाटक गोवा के आसपास, ठीक है ना, यहाँ पर चालुक्य राजा थे, कौन से डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी थी, ठीक है। एक डायनेस्टी आपको और पढ़ने के लिए मिलेगी जिसका नाम है पल्लव डायनेस्टी, क्या नाम है, पल्लव। तो ये पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो क्या क्या थी, कांचीपुरम थी, क्या थी, कांचीपुरम, कांचीपुरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में।
कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो मैंने अभी आपसे चालुक्य बताया, इनकी जो कैपिटल क्या थी, अहोल थी। इनकी कैपिटल क्या थी, अहोल, ठीक है ना। कर्नाटक वाला जो पूरा एरिया है, कर्नाटक है, गोवा और महाराष्ट्र का कुछ एरिया थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन कर्नाटक स्पेशली, ठीक है ना। चालुक्य यहाँ पर थे। और ठीक है ना, यहाँ पर आप बाकी चेर है, पांड्य है, चोल है, इनको तो आप जान ही रहे हैं। चोल डायनेस्टी भी आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है, चोल डायनेस्टी के बारे में। ये यहाँ पांड्य डायनेस्टी है, चेर डायनेस्टी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यानी महाराष्ट्र में एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी है। लेकिन जो स्पेशली आपको समझना है इसमें, वो स्पेशली आपको क्या समझना है, आपको किनको किनका नाम याद रखना है, पल्लवों का नाम याद रखना है, क्योंकि पल्लव कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। कांचीपुरम इनकी कैपिटल है। इसके बाद चालुक्य कहाँ के हैं, चालुक्य की कैपिटल क्या है, अहोल है। जो कहाँ पर है, देखिए दो रिवर्स के बीच में है। यहाँ पर एक कृष्णा रिवर है, एक कृष्णा रिवर है, और ये जो रिवर है वो तुंगभद्रा है। दो नदियाँ हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में कौन से राजा मिलते हैं हमें, चालुक्य डायनेस्टी मिलती है, ठीक है। जबकि जबकि कावेरी डेल्टा के आसपास, यानी कावेरी डेल्टा के आसपास हमें क्या मिलते हैं, पल्लव मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पल्लवों का साम्राज्य देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। पल्लवों की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। तो ये थोड़ा सा स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट आगे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब उसको आप हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही जेनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जेनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।